अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स और मैं हूं आपके साथ ऐमन चौधरी। बात करेंगे मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल हर गुजरते दिन के साथ ख़राब होती जा रही है। अमेरिका और ईरान के एक दूसरे पर शदीद हमले जारी हैं। अब ये जंग दो मुल्कों के दरमियान नहीं रही बल्कि मशरिक़ वस्ता के दीगर ममालिक तक फैल रही है। ईरान के हिमायत याफ्ता यमन के हौसी बागियों ने सऊदी अरब की बहरी नाकाबंदी का भी ऐलान कर दिया है, जिसके बाद दुनिया भर में शदीद तशवीश की लहर पाई जा रही है और इस पर अमरीकी सदर ट्रंप का भी सख्त रद्द-ए-अमल सामने है। उन्होंने दो टोक अल्फाज में ये धमकी दी है कि अगर बाबुल मंदब को बंद करने की कोशिश की और सऊदी अरब की बंदरगाहों की नाकाबंदी की तो हमें हौसियों का बंदोबस्त करना आता है। साथ ही अमरीकी सदर ने सऊदी अरब के सिविल जौहरी प्रोग्राम के मुआहदे की मंजूरी भी दे दी है। हौसी मलेशिया की धमकी पर सऊदी अरब का भी सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने दो टोक अल्फाज में ये खबरदार किया है कि यमनी अवाम की भलाई और खित्ते की समंदरी सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उधर सऊदी इत्तेहाद भी वाज़ेह किया है कि बहरी जहाज़ों को निशाना बनाने की किसी भी कोशिश को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे और बहरी और तिजारती रास्तों को नुकसान पहुंचाने वालों को नक्शे से ही मिटा दिया जाएगा। जबकि हौसी मलेशिया की धमकियों पर पाकिस्तान का भी सख्त रद्द-ए-अमल आया है। उस पर पाकिस्तान ने जारहाना मौक़िफ़ अपनाया है। हौसी मलेशिया की सऊदी अरब और बहरा अहमर में तिजारती जहाज़ों को धमकियों की शदीद मज़म्मत की और ये कहा है कि पाकिस्तानी परचम बरदार जहाज़ों या बहरी मफादात के खिलाफ कार्रवाई कौमी सलामती के लिए संगीन खतरा तस्वुर किया जाएगा। पाकिस्तान ने ईरान को भी पैगाम दिया है कि सऊदी अरब हमारी रेड लाइन है, उस पर बराह रास्त हमला पाकिस्तान पर हमला तस्वुर किया जाएगा। इसी से मुतालिक हमारे प्रोग्राम का सवाल यह है कि हौसी मलेशिया की धमकियों के बाद मशरिक़ वस्ता की कशीदगी आलमी और इलाके तसादुम में बदलने का कितना खदशा है। आज के पैनल का मैं तारुफ आपके साथ कराती चलूँ। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज़कियाकार अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, नवीद हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब। प्रोग्राम में हमारा सवाल यह है कि यमनी हौसियों की धमकियां और मशरिक़ वस्ता की जंग के फैलने का कितना खदशा है। क्या कहते हैं आमिर साहब, आप क्या समझते हैं? देखें, बात सिंपल सी है कि अरूज पे जंग जारी है। अपने मार्को रूबियो ने भी बात की मनीला में, जहां वो कहते हैं कि हम भी जंग रोकना चाहते हैं लेकिन अब नए हुर्मुज़ पे कोई बातचीत नहीं होगी, कि बैनुल-अक़वामी समुद्रों पे किसी का कंट्रोल नहीं होगा। ईरान उस पर कंट्रोल चाह रहा है, बल्कि न सिर्फ इस पे चाह रहा है बल्कि दूसरी तरफ सऊदी अरब के जो दूसरा समुंदर है वहाँ पे वो हूतियों को कह चुके हैं कि आप खड़े हो जाएं और उन्होंने धमकी भी लगाई, जिसके जवाब में अभी आपने भी जिक्र किया पाकिस्तान की तरफ से एक बड़ा ठोस मैसेज फ़ॉरेन ऑफिस ने खुल्लम खुल्ला दिया। और ऐसे वक्त में दिया जब आपको पता है कि ईरानी इंटीरियर मिनिस्टर इस्लामाबाद में मौजूद हैं और ये बिल्कुल पब्लिकली बात है कि हूतियों को ईरान की तरफ से ही मैसेज गया है कि सऊदी अरब का उधर से रास्ता इस तरीके से बंद किया जाए। अब ये चीज़ें समझने की हैं कि जी आप यहाँ पे तो इस्लामाबाद में इस तरह हर दफ्तर का विज़िट कर रहे हैं कि जैसे कोई बहुत बड़ा दौरा है और शायद ही कोई दफ्तर छोड़ा हो जहाँ पे वो ईरानी इंटीरियर मिनिस्टर नहीं गए और अभी भी इस वक्त अहम विज़िट पे ही मौजूद हैं, जो इस्लामाबाद के शायद आखिरी 2-3 दफातर हैं वो करेंगे और उसके बाद 10 बजे के करीब शायद वो लाहौर जाएंगे और कल वहाँ पे रहेंगे क्योंकि दौरा भी एक्सटेंड हुआ। अच्छा, एक तरफ तो ये ताउन जारी है, दूसरी तरफ ईरान ने जिस तरीके से ज़ाहिर है किया है और जो सदर ट्रंप हम धमकियाँ लगा रहे हैं कि अमरीकी फ़ौजियों का बदला लेंगे, ज़ाहिर है वो तो बाकियों को तो इंसान समझते नहीं ना, अमरीका वाले किसी को भी। 80,000 लोग शहीद हो गए गज़ा में, जो फ़लस्तीनी मार दिए हैं इन्होंने इसराइलियों ने, उसके ऊपर उनके लोगों ने तो बिल्कुल रद्द-ए-अमल दिया लेकिन स्टेट्स तो सारी की सारी इसराइल के साथ खड़ी थी और अपने सिपाहियों के ऊपर वो कह रहे हैं कि जी हम पुल भी उड़ा देंगे, पावर प्लांट भी उड़ाएंगे। लेकिन अब ये बात समझने की है कि ईरान पासदाराना इनकलाब चाहते क्या हैं। पाकिस्तान ने तो इनको वो मुआहिदा करा के दिया जो सारे का सारा इनके हक में था, लेकिन ये बिल्कुल बदल गए। जैसे ही रहबर का जनाजा हुआ है उसमें जिस कदर लोगों ने शिरकत की, ईरानी क़यादत के साथ भी वहाँ पे अच्छा सलूक नहीं हुआ जो उनकी पासदारान से हट के क़यादत थी। और फिर पार्लियामेंट में भी उनके 80 लोगों ने खड़े होकर कहा, उनको गद्दारी करार दे दिया कि क्यों मुआहिदा कर रहे हैं। भाई अगर आप मुआहिदा नहीं करना था तो ना करते, पहले ना करते, जब आपने मान लिया और सारी चीज़ें आपकी मानी गई। ईरानी कौम की सच्ची बात यह है कि ये अगर ज़िदों पे ना जाते तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाना था। लेकिन मैं बार बार देता हूँ कि जिस तरह तालिबान रजीम को कोई परवाह नहीं है अवाम की अफ़गानिस्तान के, बस वो अपनी गुड्डी चढ़ाना चाहते हैं, इसी तरह ये पासदाराना इनकलाब
اپنے لیے لگے ہوئے ہیں. ایرانی قیادت نے, سویلین قیادت نے جو بھی فیصلہ کیا اس کو اڑا دیا, اور پھر ان کی طرف سے باقاعدہ انٹرویو بھی آیا کہ ہم نے تو اپنے جرنیلوں کو کہہ دیا ہوا ہے وہ آزاد ہیں, اب اگر وہ کہیں بدلہ لیتے ہیں اور کہیں اور سائڈ پہ بھی حملہ ہو جاتا ہے, جو یہ عرب ملکوں کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے تو پھر دنیا وہ جو آپ کو بچانا چاہ رہی تھی مسلمان ملکوں کی لڑائی کو, تو آپ تو اس کو مزید بڑھا رہے ہیں. اب یہ فیصلہ ایران نے کرنا ہے. پاکستان تو دامے در میں سکھنے کر رہا ہے. آج بھی بڑی کلیئرٹی کے ساتھ سعودی عرب کے ساتھ ہم نے حمایت کی, ہم نے اپنے سمندری ایسٹس کے حوالے سے, شپس کے حوالے سے بات کی, ساتھ سعودی عرب کی حفاظت کے حوالے سے ایک باقاعدہ میسج دے دیا گیا ہے کہ پھر وہاں پہ اگر اس قسم کا اٹیک ہوگا اس سمندر میں تو پھر جواب پاکستان بھرپور دے گا. اب یہ سمجھنے کی بات ہے ایران کو, اور ایران کی جو پراکسیز ہیں جس کی وجہ سے یہ ساری لڑائی بنی ہوئی ہے. آپ فلسطین کو چھوڑ کے اسرائیل کے اوپر تو ایک حملہ نہیں ہو رہا, امریکی کسی شپ پہ حملہ نہیں ہو رہا, جواب جہاں بھی دیا جا رہا ہے وہ مسلمان ملکوں کے اوپر یہ کہہ کے کہ یہ امریکی اڈے ہیں. بھائی امریکی شپ آپ کے کلوز ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, آپ اردن میں مار رہے ہیں, ساتھ اسرائیل موجود ہے, وہاں تو میزائل جا ہی نہیں رہے. یہ ایک عجیب سچویشن ہے. صحیح. ایس صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں, پاکستان نے ثالثی کی بہت کوشش کی, مفاہمتی یادداشت پر دستخط بھی ہو چکے, معاہدہ بھی ہوا, لیکن اس پر عمل درآمد اس طرح سے نہیں ہو پایا, خلاف ورزیاں کی گئیں, اور اب یہ جنگ مزید بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے, پھیلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. آپ کہاں دیکھ رہے ہیں اب یہ تنازع کس طرف جا سکتا ہے اور اسے کتنا نقصان پہنچ سکتا ہے؟ آج کی تاریخ میں یہ کہوں گا کہ جنگ پھیل گئی ہے, اور خاصی پھیل گئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم پریکٹیکلی اس میں شریک ہو گئے ہیں. آج جو فارن آفس کی جو سٹیٹمنٹ ہے حوثی باغیوں کے حوالے سے, اس کا مطلب یہ ہے کہ پریکٹیکلی ہم اب جنگ میں ہیں, حالت جنگ میں ہیں. کیونکہ اگر کارروائی ہوگی کوئی اس طرح کی تو ظاہر ہے اب ہم جواب دیں گے. ہم نے وہ کلیئرٹی سے بتا دیا. اس کا مطلب ہے کہ ہم پریکٹیکلی اس جنگ میں شریک ہو گئے ہیں. اس کے بعد باقی ایمن بات یہ ہو رہی تھی کہ اس جنگ کے حوالے سے ہم تو اپنا تو میں نے بتا دیا کہ جو بھگت رہے ہیں. اب پھنسا ایران بھی ہوا اور امریکہ بھی. اب امریکی ایڈمنسٹریشن پیسے مانگ رہی ہے کانگریس سے کہ جی وہ بہت پیسے لگ گئے ہیں. پھر ان کے فوجیوں کی ہلاکت, یہ بہت بڑا دھچکا ہوتا ہے کسی بھی امریکی ایڈمنسٹریشن کے لیے, کیونکہ ظاہر ہے وہ چیز برداشت نہیں کرتی امریکی قوم کہ ان کے لوگ اس طرح سے ان کی ہلاکتیں ہوں کسی جنگ میں. یہ سارا کچھ اپنی جگہ ہے, لیکن اصل بھگتنا ہم نے ہے, ہم بھگتنا شروع کر دیا ہے. ابھی جو آپ نے وہ دیکھ رہے تھے علی پرویز ملک صاحب اور ان کے, یہ ان کا کمیشن بڑھنا ہے 2 ہفتے میں. صحیح. تو کمیشن کن نے دینا ہے حضور؟ آپ نے اور میں نہیں دینا نا. مطلب وہ بھی پٹرول تو پہلے مہنگا ہوتا جا رہا ہے, اس پہ کمیشن ڈلے گا, اور پھر آپ دیکھیں کہاں جاتی ہے بات. صحیح. نوید صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں آنے والے دنوں میں یہ جنگ کس طرف اور کیا رخ اختیار کر رہی ہے, اور کس کو قیمت چکانا پڑ سکتی ہے؟ دیکھیں ایمن, جو سب سے امپورٹنٹ یہاں پہ چیز ہے, جو حوثیوں کی طرف سے, یمن کے حوثیوں کی طرف سے جو تھریٹ کیا گیا ہے, جو دھمکی دی گئی ہے سعودی عرب کو کہ اس کی جو ہے اس کا بلاکیڈ شروع کیا جائے گا, اور اس کے بعد آپ دیکھیں جو پاکستان کی طرف سے سٹیٹمنٹ آیا ہے, میرے خیال میں پاکستان کی طرف سے سب سے اسٹرانگسٹ سٹیٹمنٹ اگر کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا اس صورتحال میں, کہ پاکستان نے کہا ہے صحیح کہ اس کے جو تجارتی مقاصد, جو اس کے تجارتی انٹرسٹ ہیں, ان پہ اگر حرف آئے گا تو پھر پاکستان جو ہے وہ ہر ایک وہ آپشن یوز کرے گا. اس میں انہوں نے یوز آف فورس کی بھی بات کی ہے کہ وہ طاقت کا استعمال بھی جو ہے وہ کر سکتا ہے. اور اس نے کہا کہ ریڈ سی میں جو بحیرہ احمر میں تجارتی جو آمد و رفت ہے اس کو یقینی بنایا جائے. تو یہ دیکھیں یہ بہت امپورٹنٹ, اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ سٹیٹمنٹ ایک ایسے وقت پہ آنا کہ اس سے ایک دن پہلے ہی آپ دیکھیں کہ ایرانی جو انٹیریئر منسٹر ہیں وہ پاکستان میں تھے, وہ یہاں پہ آئے ہوئے تھے, اور وہ اب باتیں یہی چل رہی تھیں کہ جی دوبارہ جو ہے وہ مذاکرات کی طرف سے جو ہے وہ جایا جا سکتا ہے اور پاکستان اپنا رول پلے کر سکتا ہے. تو اس جو یمن کے حوثیوں کی طرف سے جو دھمکی ہے اور جس طرح کی انہوں نے کارروائیاں شروع کر دی ہیں, اس کے بعد جو ہے پاکستان کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ آنا, یہ بھی ایک میرے خیال میں یہ ظاہر کرتا ہے کہ جو ایرانی انٹیریئر منسٹر کا دورہ جو تھا اس میں کوئی خاطر خواہ چیز سامنے نہیں آئی. اور یہی وجہ ہے کہ ٹرمپ نے بھی ابھی جو لیٹسٹ اس کا تھریٹ سامنے آیا, اس نے کہا کہ ایران نے اگر کسی بھی
शिप को टारगेट करने की कोशिश की तो फिर एक एक उसकी जो पावर स्टेशन है और उसका एक एक जो ब्रिज है उसको उड़ा देगा। तो मेरे ख्याल में आगे एस्केलेशन की तरफ चीजें जो है वो बढ़ती नजर आ रही हैं। अल्लाह खैर करे कि चीजें जो हैं वो मुज़ाकरात से हल हो जाए। सही। फैसल साहब, आप क्या समझते हैं? देखिए, चीजें तो अब जी फैसल साहब बोलिए। फैसल साहब, गालिबन आपको आवाज़ नहीं आ रही। इलियास साहब, आपकी सवाल से क्या राय है, क्या देख रहे हैं आने वाले दिनों का मंजरनामा? देखिए, इस वक्त पाकिस्तान जो कोशिश कर रहा है कि एक जगह की जंग ना हो, लेकिन अगर ये जो बागी हैं होती है ये अगर रास्ता बंद करेंगे तो पाकिस्तान ने जो मुआहदा किया हुआ, पाकिस्तान ने वजाहत भी कर दी है कि इस मसले को अफ़ाम व तफ़हीम से आपस में बैठ के हल कर लिया जाए और ना तंग किया जाए, क्योंकि अगर सऊदीया के साथ होगा तो हमारा दफ़ाई मुआहदा है, तो इसमें पाकिस्तान को एक हद तक जाना पड़ेगा। पाकिस्तान इस मसले में ये किसी को भी रुकावट नहीं बनने देगा कि अगर रास्ता बंद किया जाएगा, तजारती मसला, उनके लेन देन कुछ चीज़ें वगैरह मसला होगा, तो ये ऐसी सूरत हाल में ईरान को भी समझना चाहिए कि बिल्कुल अगर आए हैं तो मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो मुज़ाकरात को इसको मुस्बत लें और इस मसले को हल करें, बल्कि अमेरिका के साथ दोबारा बैठ के मुज़ाकरात करेंगे। बिल्कुल यकीनी तौर पर मुज़ाकरात से मसाइल हल होने चाहिए। फैसल साहब क्या कहेंगे? देखिए, सूरत हाल तो अब उस नहज पे दोबारा पहुंच गई है जहां MOU दस्तखत होने से पहले थी। अब जो दूसरे मरहले की सूरत हाल है ये ज़्यादा ख़तरनाक है। जंग का जो दायरा इख्तियार है, दायरा कार है, वो फैलता चला जा रहा है। अब ये इसका नतीजा क्या होगा, इसका एंड क्या होगा, कुछ समझ में जो है अभी नहीं आ रहा। अभी तो मुज़ाकरात का कोई ऐसा दौर भी शुरू नहीं हो रहा। दोनों फरीकैन जो है वो अपने गुस्से की और अपनी झारियत की जो है वो इंतहा पर है। कीमत जो है वो हम जैसे गरीब मुल्कों को, गरीब शहरियों को जो है वही अदा करनी पड़ेगी। अभी आपने देख लिया कि पेट्रोल की कीमतों में जो है वो इजाफा हो रहा है, रोज़ाना की बुनियाद पे होगा। कहीं ये ना हो कि ये सूरत हाल रहे तो हुकूमत बोले कि हर घंटे की बुनियाद पे जो है, जिस तरह वो ट्रेडिंग में वो चल रहा होता है ना चार्ट, कि हर 10 मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद जो कीमतें तब्दील हो रही होती हैं, उसकी बुनियाद पे जो है वो कीमतों का तयन किया जाएगा फ्यूल पेट्रोलियम मसनूआत की। आप कुछ भी तवक्का कर सकते हैं, कुछ भी। बिल्कुल, लेकिन उम्मीद ये की जानी चाहिए और कोशिश भी इस हवाले से होनी चाहिए कि मुज़ाकरात हो सके और ये मसाइल यहीं ख़त्म हो सके। आज की प्रोग्राम का वक्त इतना ही। हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।